हेलो स्टूडेंट्स, तो माई सेल्फ विष्णु सोनी, कू साइंस एकेडमी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम। तो बेटा हम लोग जो टुडे डिस्कस करने वाले हैं वो नीट लेवल पर आपके बहुत यूजफुल टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। कुछ स्पेसिफिक टर्म्स हैं उनको हम लोग यहाँ आज डिस्कस करने वाले हैं। तो वन बाय वन आप लोग उनको मेंशन करना, समझने की कोशिश करना कि क्या है, क्योंकि बस डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से जो हम लोग यहाँ पॉइंट टू पॉइंट मेंशन करेंगे, उनके अलावा कोई भी नीट के अंदर क्वेश्चन नहीं निकल के आता है। और नीट के एग्ज़ाम के अंदर यहाँ से 100% क्वेश्चन आता है ना। तो बहुत यूजफुल वीडियो है ये आपके लिए, आज नीट के स्टूडेंट के लिए। आरबीएससी के अंदर तो फिर भी रेयर केसेज में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, लेकिन नीट के लिए तो ये बहुत यूजफुल वीडियो है। तो बेटा हम लोग जो फर्स्ट टर्म डिस्कस करने वाले हैं वो है आप लोगों के एरिल ना। तो नोट डाल के आप लोग बेटा ये वन बाय वन हेडिंग बनाते हुए चलना। व्हाट इज एरिल? एरिल क्या होता है? तो बेटा यह है एक प्रकार का तीसरा अध्यावरण है, क्योंकि जनरली अपन लोगों ने देखा था कि जो बीजांड होता है उस बीजांड के चारों ओर केवल 2 अध्यावरण पाए जाते हैं। तो ये तीसरा अध्यावरण है। ये क्या है? तीसरा अध्यावरण है। और इसका जो निर्माण होता है बेटा वो बीजांड व्रंत की अतिवृद्धि से बीजांड के आधार वाले भाग पर होता है। तो क्या मेंशन करना है? यह एक प्रकार का तीसरा अध्यावरण है जिसका निर्माण बीजांड व्रंत की अतिवृद्धि से बीजांड के आधार पर होता है। क्लियर? मोस्ट कॉमन इसके एग्जाम्पल की बेटा बात करें तो एक तो एग्जाम्पल आपको याद रखना है लीची, है ना। लीची नीट में कई बार पूछा हुआ एग्जाम्पल है। और एक एग्जाम्पल आपको याद रखना है मिरिस्टिका, है ना। नीट रिगार्डिंग पॉइंट है, वन बाय वन अपन लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट हम लोगों ने टर्म डिस्कस किया बेटा। सेकंड टर्म हम लोग जो डिस्कस करते हैं बेटा वो है आपके एरिलोड। फर्स्ट एरिल, दूसरी है एरिलोड। क्योंकि बेटा इनमें कन्फ्यूजन होता है तो थोड़ा सावधानी की जरूरत है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो एक्सीडेंट नहीं करने, है ना। तो एक्सीडेंट नहीं करना है और सावधानी से हमें यहाँ पर कंसेप्टों को समझना है। इसके अंदर बेटा हम लोग बात करते हैं कि यह जो बाह्य अध्यावरण होता है उसके शीर्ष से उत्पन्न होकर, एरिलोड क्या होता है? बाह्य अध्यावरण के शीर्ष से उत्पन्न होकर नीचे की ओर वृद्धि करके संपूर्ण बीजांड को घेर लेता है। क्या लिखोगे आप लोग इसके अंदर कि यह बाह्य अध्यावरण से या यह बाह्य अध्यावरण के शीर्ष से उत्पन्न होकर नीचे की ओर वृद्धि करके संपूर्ण बीजांड को घेर लेता है। इसका मतलब इसकी उत्पत्ति किससे होती है? बाह्य अध्यावरण से होती है। याद ये रखना है। सीधी कहानी तो आपके ये है। और यदि इसके बारे में एग्जाम्पल की बात करें तो मैग्नोलिएसी फैमिली इसका एग्जाम्पल है। मैग्नोलिएसी कुल, जिसके अंदर मैग्नोलिया का पादप आता है, जो हम लोगों ने
क्रॉसित प्रकार के लघु बीजाणु चतुष्क पढ़े थे ना कभी भूतकाल में, तो वहां देखा होगा आप लोगों ने, भूतकाल देखा था ना कभी, जब भूत आते होंगे उस काल की बात कर रहे हैं। तो मैग्नोलियसी याद रखना है ना, तो एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट ये भी आपको याद रखना है। थर्ड हम लोग स्टेटमेंट की बेटा बात करते हैं, तो थर्ड कंसेप्ट आपके क्या है, और वो है बेटा आप लोगों के सार्कोटेस्टा। अच्छा है, नीट में ये आ चुका है सार्कोटेस्टा, यानी जनरली अपन लोग यदि आज का वीडियो देखें तो नीट में हर टॉपिक आ चुका है। देखो बेटा याद रखने के लिए, क्योंकि सबको याद रखना है, हर इम्पोर्टेंट है, लेकिन कोशिश करते हैं कि समझाने की जितनी मेरे से बन सकती हैं वो कोशिश कर रहे हैं आपको, इनको आप लोग बहुत इजी गोइंग समझ लो। टेस्टा बेटा क्या होता है कि अपन ने समझा था बीजांड है, बीजांड से बीज बनता है। इसका मतलब बीजांड की जितनी भी रचनाएं हैं, स्ट्रक्चर हैं, वो बीज की स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं, बीज की संरचनाओं में परिवर्तित हो जाती है। तो बीजांड के चारों ओर आवरण होता है, अध्यावरण होता है, तो बीज के चारों ओर भी आवरण होगा, और बीजांड के चारों ओर पाए जाने वाले आवरण को अध्यावरण कहा जाता है। तो इसी प्रकार से बीज के चारों ओर पाए वाले आवरण को बीजांड आवरण कहा जाएगा, बीज आवरण कहा जाएगा, सीड कोट बोलेंगे। बीजांड के चारों ओर सामान्यतः 2 अध्यावरण होते हैं, तो सामान्यतः बीज के चारों ओर भी 2 आवरण होंगे। बीजांड के चारों ओर पाए जाने वाले एक को बाहरी अध्यावरण, एक को आंतरिक अध्यावरण। तो ऐसे ही बाहरी बीजचोल और एक आंतरिक बीजचोल, बाहरी बीजचोल को बोला जाता है टेस्टा। इसका मतलब क्या होता है बेटा कि जब बाह्य अध्यावरण फूलकर गुद्देदार हो जाता है, तो केवल टेस्टा से तो बाहरी अध्यावरण याद रखना है। ये कंसेप्ट आपके माइंड में आ जाएगा जब आप लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में यदि आप तैयारी कर रहे होंगे तो, और कोविड में मजे लेके पड़े होंगे तो नहीं आने वाला कि आज आए वीडियो देख लिया, चलो अब 1-2 दिन बाद देख लेंगे, कल पढ़ लिए, ऐसे नहीं चलता बेटा, है ना। नीट क्रैक करनी है तो इनएक्टिव नहीं होना है, क्योंकि जो सो गया वो खो गया, जो जागेगा वही पाएगा, कहावत है ना। तो वो चीज याद रखनी, आपको एक्टिव मोड पे रहना है, क्योंकि कोविड अपनी जगह चल रहा है, आप अपनी जगह चलते चलो। ये तो बहुत अच्छी है कि जब आप इंस्टीट्यूट आते थे तो ये लगता था कि छुट्टियाँ कब आएंगी, अब छुट्टी आ रही है तो ये लग रहा होगा इंस्टीट्यूट कब जाएंगे, है ना। तो ऐसा नहीं, बहुत अच्छी कंडीशन है। जब सोचते थे कि घर पे छुट्टी मिल जाए तो पढ़ लें, स्कूल में थकान हो गई, अब घर पे रह रहे हो तो कुछ नहीं कर रहे, सोने के अलावा कोई काम नहीं है ना, तो बेटा सोना नहीं है। एक नहीं तो कुंभकर्ण की सी नींद लोगे ना तो काम नहीं चलने वाला, फिर तो आप लोग केवल पास हो सकते हो, नीट में क्वालिफाई नहीं हो सकते, आगे नहीं लगा सकते हो। जिसकी उम्मीद करके बैठे हो ना ये लगाना है, तो इसके लिए तो आपको बता दिया था, मेहनत जरूरी है, मेहनत करनी है। तो ये चीज़ याद रखो, है ना, क्लियर। तो सार्कोटेस्टा क्या है कि जब बाह्य अध्यावरण फूलकर गुद्देदार हो जाता है तो इसे सार्कोटेस्टा कहते हैं। जब बाह्य अध्यावरण फूलकर गुद्देदार हो जाता है तो इसे, यानी गुद्देदार जो बाह्य अध्यावरण से, तो इसे सार्कोटेस्टा, तो इसे सार्कोटेस्टा कहते हैं। क्लियर। एग्जाम्पल की बेटा बात करें तो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल वही मैग्नोलियसी फूल, मैग्नोलिया का प्लांट, क्लियर। चलो आगे अगले कंसेप्ट की बात करते हैं। तो अगला कंसेप्ट आता है बेटा आपके अपर कुलम। अपर कुलम क्या होता है बेटा? तो अपर कुलम जैसे बेटा घर पे आप लोगों के घर पे जो रूम्स हैं उन रूमों के अंदर दरवाजे हैं,
गेट है ना, डोर, उन पे नीचे अपन लोग देखते नीचे ड्रॉप स्टॉपर लगा के रखते हैं जिससे वो इधर उधर नहीं मूव करे, फिक्स हो जाता है उस जगह जहां लगा देते हैं। तो ऐसे ये ब्रेक नुमा या स्टॉपर के समान रचना होती है जो बीजांड के बीजांड द्वार वाले भाग पर पाई जाती है, जिसका निर्माण आंतरिक अध्यावरण से होता है। तो एक तो कैसी है, ब्रेक नुमा या स्टॉपर के समान और कहां पर बनती है, जो बीजांड द्वार पर बनती है, जो बीजांड द्वार पर बनती है। और इसका जो निर्माण होता है, निर्माण वो किसके द्वारा होता है बेटा, निर्माण आंतरिक अध्यावरण के द्वारा। एग्जाम्पल की बात करें तो लेमनेसी कुल के सदस्यों के अंदर इस प्रकार, लेमना पिस्टिया वगैरह जो अपन देखते हैं ना, जलीय पादप, लेमनेसी कुल के अंदर इस प्रकार की रचना बनती है। क्लियर। आगे कैरेंकल, नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है। कैरेंकल, अरंड के अंदर ऐसी रचना बनती है। कैरेंकल, कैरेंकल ना, कैरेंकल कुछ इस तरह से आपको याद रखना है। तो इसके अंदर क्या है बेटा, इसका निर्माण बाह्य अध्यावरण की, इसका निर्माण क्या होता है, बाह्य अध्यावरण की जो शीर्ष की कोशिकाएं होती है उनके लंबाई में बढ़ने से होता है। इसका निर्माण बाह्य अध्यावरण की शीर्ष की कोशिकाओं के लंबाई में बढ़ने से होता है। और इस प्रकार की जो रचना है ये अरंड के अंदर होती है, कैस्टर के बीज के अंदर है ना। तो एग्जाम्पल याद रख लेना इसका, अरंड थ्योरी आपको बोल दी, उसको मेंशन कर सकते हो। तो जनरल बेटा ये आपके बीजांड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे, वो आप लोगों को ये बता दिए हैं। आगे नेक्स्ट कंसेप्ट की हम लोग बेटा बात करते हैं, वो हम लोग यहाँ टुडे डिस्कस करने वाले हैं कि हम लोगों ने भ्रूण कोश पढ़ा था, मादा युग्मकोद्भिद पढ़ा था, तो उसकी स्ट्रक्चर को तो हम लोग लास्ट डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन जो टुडे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो नीट लेवल पर एक अच्छा कंसेप्ट आता है, वो टाइप से क्वेश्चन निकलता है। तो भ्रूण कोश के प्रकार, नेक्स्ट आप लोग क्या हेडिंग बनाओगे, भ्रूण कोशों के प्रकार। टाइप्स ऑफ एम्ब्रायोसाइट। क्लियर। तो सामान्यतः बेटा जो भ्रूण कोश होते हैं ये आपके 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला है एक बीजाणुक भ्रूण कोश, मोनोस्पोरिक एम्ब्रायोसैक। क्लियर। दूसरा है द्विबीजाणुक भ्रूण कोश, बायस्पोरिक एम्ब्रायोसैक। और जो आपके थर्ड टाइप आता है वो है चतुर्बीजाणुक भ्रूण कोश। त्रिबीजाणुक नहीं होता, पहले भी बोला है आपको। टेट्रा स्पोरिक
क्या होते हैं बेटा, हम लोग इसके अंदर डिस्कस करते हैं कि जब भ्रूण कोश का निर्माण एक गुरु बीजाणु के द्वारा होता है तो उसे एक बीजाणु बोलेंगे। जब भ्रूण कोश का निर्माण दो गुरु बीजाणुओं के द्वारा होता है तो उसको बाइस्पोरिक द्विबीजाणु बोलते हैं। और जब भ्रूण कोश का निर्माण गुरु बीजाणु चतुष्क के चारों गुरु बीजाणुओं के द्वारा होता है, देखे थे ना गुरु बीजाणु चतुष्क मेगास्पोर टेट्राड बने थे, जिनमें से 3 बीजांड द्वार वाले नष्ट हो गए थे, एक जो निभागीय चलेजा वाले भाग पर होता था वो क्रियाशील रहा था। तो इनमें से चारों के द्वारा होता है तो उनको हम लोग इन टाइप्स के नेम से इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ मेंशन कर देता हूँ, जब भ्रूण कोश का निर्माण एक गुरु बीजाणु द्वारा होता है, जब भ्रूण कोश का निर्माण दो गुरु बीजाणुओं द्वारा होता है और जब भ्रूण कोश का निर्माण चार गुरु बीजाणुओं द्वारा होता है, के द्वारा होता है तो उसे हम क्या बोल देंगे, टेट्रास्पोरिक एम्ब्रायो सैक बोलते हैं बेटा। क्लियर? आगे हम लोग डिस्कस करें तो जो एक बीजाणुक है ये अपने आप में नीट लेवल पे और आरबीएससी लेवल पे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ बेटा हम लोग जो बात करने वाले हैं एक बीजाणुक, उसके प्रकार की बात करते हैं तो ये सामान्यतः 2 प्रकार के होते हैं। इनके भी सब टाइप हैं, 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट टाइप की यदि हम लोग बेटा बात करें तो वो क्या है, आपके पॉलीगोनम प्रकार है। यदि फर्स्ट टाइप की बात करें तो वो पॉलीगोनम टाइप का एम्ब्रायो सैक होता है। पॉलीगोनम प्रकार का एम्ब्रायो सैक अपन लोगों ने पढ़ा था कि 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय, 7 कोशिकीय एवं 8 केंद्रकीय प्रकार का जो एम्ब्रायो सैक होता है, जो सबसे सामान्य प्रकार का एम्ब्रायो सैक था, जो मोस्टली एंजियोस्पर्म पादपों के अंदर इस प्रकार का पाया जाता था, वो कौन सा था, पॉलीगोनम था, है ना। दूसरा और आपके जो है वो है आइनोथेरा प्रकार। क्या है, आइनोथेरा प्रकार का होता है। आइनोथेरा भी एक प्रकार का मोनोस्पोरिक एम्ब्रायो सैक का क्या है बेटा, टाइप है। इसमें क्या होता है बेटा, ये केवल 4 केंद्रकीय होता है। ऐसा होता है 4 केंद्रकीय होता है ना, और 4 कोशिकीय ही होगा। केंद्र में एक ध्रुवीय केंद्रक पाया जाता है, इतना याद रखना है आपको, और 3 अंड
समुच्चयी कोशिकाएं हो जाती हैं। तो इस तरह से इसको याद रख लेना आप लोग, है ना। तो मोस्टली तो इम्पोर्टेंट पॉलीगोनल टाइप हैं। अगले हम लोग बात करते हैं द्विबीजाणु भ्रूण कोश के अंदर प्रकार की। तो इसके भी 2 प्रकार होते हैं बेटा। शॉर्ट आउट याद रखना क्योंकि ज़्यादा डीप में नहीं जाएगा। आपके जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। तो इसमें एक तो आता है बेटा एलियम प्रकार। द्विबीजाणु के अंदर फर्स्ट टाइप की यदि हम लोग बात करें तो वो कौन सा है? एलियम प्रकार का एम्ब्रायो सैक होता है, जिसके अंदर ये 8 केंद्रकीय होता है। कितना होता है? 8 केंद्रकीय। एक तो 8 केंद्रकीय होगा और इसके निर्माण क्या होगा? निभागीय गुरु बीजाणुओं के द्वारा होता है। निर्माण निभागीय गुरु बीजाणुओं द्वारा। दूसरे यदि हम लोग प्रकार की बात करें तो वो आपके हैं बेटा एंडाइनियन प्रकार। तो ये भी बेटा क्या होता है? आप लोगों के 8 केंद्रकीय होता है। केंद्रकीय तो स्ट्रक्चर सही है लेकिन निर्माण में डिफरेंस है ना, याद रख लेना। तो ये होता है आपके अंडद्वारीय गुरु बीजाणुओं के द्वारा। इसका जो निर्माण होगा वो अंडद्वारीय गुरु बीजाणुओं के द्वारा होता है, जबकि एलियम प्रकार के का निर्माण निभागीय गुरु बीजाणुओं के द्वारा होता है। क्लियर? आगे चतुष्फल जो टेट्रास्पोरिक है उसके अंदर ये थ्योरी इंपॉर्टेंट है। बाकी के इसके अनेक प्रकार होते हैं, अनेक प्रकार। कुछ प्रकारों को मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। जैसे आप लोग देखिए, एक आपके तो वो है आप लोगों के एडोक्सा प्रकार। ये बेटा आपके 8 न्यूक्लिएटेड होता है, 8 केंद्रकीय होता है। यदि दूसरे प्रकार की बात करें आप लोगों के तो ड्रूसा टाइप होगा। ड्रूसा प्रकार जो 16 न्यूक्लिएटेड होता है, 16 केंद्रकीय होता है। और भी देखें तो प्लेम्बुगो प्रकार आता है, प्लेम्बुगो प्रकार। ये भी बेटा आप लोगों के 16 न्यूक्लिएटेड होता है, 16 केंद्रकीय प्रकार का होता है। तो इस तरह से बेटा हम लोगों ने टुडे जो सम पॉइंट स्पेसिफिक रिगार्डिंग टू नीट हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। कौन कौन से पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किए थे? एरिल, व्हाट इज एरिल, एरिल क्या होता है, एरिलॉइड क्या होता है, सार्कोटेस्टा क्या है, ऑपरक्युलम क्या होता है, कैरेंकल क्या होता है, और भ्रूण कोश के प्रकार। इस तरह से बेटा हम लोग डिस्कस किए हैं। आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल होने वाला है, क्योंकि नीट के अंदर बेटा आप लोग देखोगे तो आज के वीडियो से 1 से लेकर 2 क्वेश्चन आपको जनरली नज़र आते हुए जाते हैं। यदि आप लोग 2 से 3 साल का पेपर देखो तो एक क्वेश्चन आपको 100% इस वीडियो से नज़र आएगा। इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो ये आप लोगों को जितना इम्पोर्टेंट पार्ट आपके पास है उतनी ही इम्पोर्टेंसी से आपको इसको लर्न करना है और कॉन्सेप्ट को समझना है। आई होप कि ये टॉपिक आपके क्लियर हुआ होगा। थैंक यू, गुड बाय।